हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान जिसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं, इसके टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सी टेट हो गया, सी जी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये पेपर 2 का पोर्शन है। और हम लोग सामाजिक विज्ञान के आज जो 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, ये है आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न। और ये एकदम टॉप 100 क्वेश्चन है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरठ से। मेरठ से यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए इसके तात्कालिक कारण क्या है। मतलब 1857 के विद्रोह के तो बहुत सारे रीजन थे, उसमें से अंग्रेजों की दमन वाली नीति भी थी। ठीक है, तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तात्कालिक कारण क्या था, इमीडिएट कॉज क्या था। तो ऑप्शन आपके सामने है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग का आरंभ करना, डलहौजी की जब्ती नीति, ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या ऑप्शन डी है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। ओके, ये चारों के चारों रीजन हैं, लेकिन तात्कालिक कारण है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ये हो जाएगा तात्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह फैल गई थी कि एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, और इन जो कारतूसों को या जो बुलेट्स है, इनको मुंह से खोलना पड़ता था। तो मुंह से खोलने पे इन चर्बियों, मतलब ये गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है और उसको मुंह से खोला जा रहा है, तो इससे क्या हो जा रहा है, हिंदू और मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो जा रहा था। तो इस वजह से वहां पर क्या आंदोलन भड़क उठी, और यहीं पर आएंगे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपनी एक सेना के अधिकारी को गोली मार के हत्या कर दी। फिर यहां से शुरुआत होता है हमारे 1857 का विद्रोह। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो वो कोई और नहीं, हमारे मंगल पांडे ही है। इनका नाम आपको याद रखना है। देखिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चंस के लिए आपको पेशेंस के साथ ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली 100 में से अगर आपको 70-80 भी याद रह गए, 70-80, मैं दोस्तों यही बोल रहा हूँ कि 70 से 80 भी क्वेश्चन आपको याद रह गए, तो सी टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या पता किस्मत साथ दे तो इसी 70-80 में से कोई एक मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन फंस जाए। चलिए देखिए, ये विद्रोह का स्थान है दिल्ली से। जो विद्रोह, भारतीय विद्रोही जो नेता थे, उनका नाम था बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं इनको, या बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। ओके, और इनके साथ जो थे, एक उनका नाम था बख्त खां। लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनके बेटे का नाम था बिरजिस कादिर। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे थे। झांसी और ग्वालियर से जो थी वो है हमारी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। बरेली से खान बहादुर खां, इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली, बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह। ये हो गए नेता जो जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से 1857 की क्रांति में क्या किया, भाग लिया, पार्ट लिया। ठीक है, पार्टिसिपेट किया। और ये वो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड जो कैनिंग है, ये 1857 के समय भारत के कौन थे, गवर्नर जनरल थे। और एग्जाम में अगर प्रश्न आया कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो इनका नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग का ही। और अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, तो भी आपको लॉर्ड कैनिंग ही मारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए इससे अगले क्वेश्चन से जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि 1857 के विद्रोह पर कुछ फेमस बुक लिखी गई है। वो इसमें ये पहला नंबर का बुक आपको याद रखना पड़ेगा, जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके राइटर है विनायक दामोदर सावरकर। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, इसको आपको याद रखना है। ओके,
चलिए आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। अभी हमने ये देख लिया कि 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, उसी प्रकार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे पामस्टन, इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन, एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा आयोग जो है वो फौज से संबंधित है, तो इसका आंसर है पील आयोग। ओके, पील आयोग, पील आयोग का गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के दमन के बाद। ठीक है, इस आयोग ने सेना को रीऑर्गेनाइज किया। ओके, कितने उस सेना में कितने अंग्रेज अधिकारी होंगे और कितने हिंदू होंगे या कितने इंडियन होंगे, इसको क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया पील आयोग के रिकमेंडेशन से, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 क्यों प्रसिद्ध है, ये प्रश्न है। 1885 क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, प्लासी युद्ध के कारण, बक्सर के युद्ध के कारण। तो प्लासी का युद्ध तो 1757 में हुआ था, ये याद रखना पड़ेगा। ये हुआ था 1764 में। ठीक है, 64 या 68 है, 64 है, 1764 है। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून को हुआ था, 23 जून 1757 को, और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर, 22 और 23 अक्टूबर को 1764। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अभी प्लासी और बक्सर के बारे में आगे और बताने वाला हूं डिटेल में। कांग्रेस का पतन तो कभी हुआ नहीं है, तो ये भी कट गया। सो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, ये याद रखना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। चलिए इसको भी देख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, बॉम्बे में की गई थी, और इसका प्रथम बैठक भी कहां हुआ था, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। याद रखना इसको, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, यहां पर इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। एक्चुअली इसका फर्स्ट सेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में फैल गया था प्लेग जो बीमारी होती है ना, वो फैल गया था। इस वजह से इसका आयोजन कहां किया गया, बॉम्बे में किया गया। ओके, इसके फर्स्ट सम्मेलन में बहुत सारे जो ये आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे नेता वहां पर थे। ठीक, और आपको बता दूं इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष, तो पहले इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ओके, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके क्या थे, फर्स्ट अध्यक्ष थे, इनका नाम याद रखना। और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना किसने की, तो एक ब्रिटिश अधिकारी, जो कि सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ये याद रखे रहना, दो तीन चीजें फैक्ट्स मैंने बता दिया आप लोग को साथियों। पहला फैक्ट ये, इसके जो स्थापना करता है वो है ए.ओ. ह्यूम। फर्स्ट अध्यक्ष जो थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। इसका पहले नाम क्या था, INU, इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसका नाम फर्स्ट सेशन में ही चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। आज भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अस्तित्व में है। ठीक है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये नाम चेंज करने की सिफारिश किसने की थी, तो इसकी सिफारिश दादा भाई नरोजी ने की थी। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों फेमस है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो ये क्यों फेमस है। इसमें पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। ऑप्शन बी कहा जा रहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नरोजी इसके छात्र थे। ऑप्शन सी कहा जा रहा है ए.ओ. ह्यूम इसके प्राचार्य थे। और ऑप्शन डी बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। मैंने जस्ट अभी बताया है कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आपको याद रखना है कि INC, जो आज कांग्रेस जिसको बोलते हैं ना, उसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये इसका पूरा नाम है। और इसका प्रथम अधिवेशन यही हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। वैसे इसका आंसर आपको कमेंट करना था, चलिए मैंने बता दिया। आगे देखिए, 100 क्वेश्चन अभी 90 में पहुंचे हैं, अभी से हार मत मानना, अभी से हार मान के भाग जाओगे
तो सीटेट कैसे निकलेगा यार, ये तो सीटेट वैसे भी एक क्वालिफाई एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, केवीएस का एग्जाम देना है, नवोदय का देना है, आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट के स्कूल के जो एग्जाम होते हैं वो देना है, ठीक है। तो अभी से डर के मत भागो, अभी 9वें क्वेश्चन में पहुंचे, आपको 100 तक पहुंचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कांग्रेसी नेताओं को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर क्या लगाएंगे, महात्मा गांधी लगाएंगे, और ये आंसर गलत हो जाएगा। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया महात्मा गांधी नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों के मन में यही है कि महात्मा गांधी बहुत ओल्ड एज में थे तो यही होंगे, नहीं, इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। इसलिए बोल रहा हूं वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने आएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, दादा भाई नौरोजी, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी बनी। आईएनसी जब बनी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डफरिन। डफरिन उस समय कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जिसका नाम आज हो गया है आईएएस, पहले इसका नाम था आईसीएस, ये कौन से इंडियन है जो फर्स्ट टाइम आईसीएस का एग्जाम पास किए थे, ये प्रश्न है। कौन से इंडियन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम आईसीएस का एग्जाम पास किया था, तो उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये नाम याद रखना। एक मूवी है शादी में जरूर आना, उसमें अपना सत्तू जिसका नाम होता है सत्येंद्र, वो क्या बन जाता है, आईएएस बन जाता है, तो वहां से इसको कनेक्ट कर लेना कि शादी में जरूर आना जो फिल्म है, मूवी है, पिक्चर है, उसमें सत्येंद्र क्या बनता है, कलेक्टर बनता है, आईएएस बनता है, तो वहां से इसको कनेक्ट करके रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर की क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन बोलता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है। मैंने बताया है आपको, स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उनका पूरा नाम था व्यमेश चंद्र बनर्जी, व्यमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, रमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए, ब्रिटिश संसद में सांसद निर्वाचित हुआ था या सांसद बना था, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वो कौन से फर्स्ट इंडियन है जो ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे, ठीक है। तो उनका नाम कोई और नहीं है, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या थे, फर्स्ट एमपी बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, याद रखना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में फर्स्ट इंडियन एमपी, भारतीय एमपी, ठीक है। मतलब इनकी पहुंच वहां तक थी, ब्रिटेन तक थी, ठीक है, वो वहां जाकर चुनाव जीतकर क्या बन जा रहे हैं, एमपी बन जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दादा भाई नौरोजी के बारे में है ये कथन, अब इनमें से कौन सा सही है, ये आप क्वेश्चन रीड करो, तब तक मैं पानी पी लूं। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है, 3 बार जो दादा भाई नौरोजी है वो 3 बार आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे, 3 बार, 3 बार आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, प्रेसिडेंट चुने गए थे। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की उन्होंने, और ऑप्शन स्टेटमेंट 3 बोला जा रहा है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो स्टेटमेंट 3 बस गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। तो इसको रट्टा मारना है आपको, रट्टा मारना है कि जो दादा भाई नौरोजी है वो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये बुक में उन्होंने अंग्रेजों की काफी आलोचना की थी। इस बुक में ये लिखा हुआ था कि अंग्रेज भारत से पैसा लूट कर इंग्लैंड लेके जा रहे हैं और भारत को गरीब बना रहे हैं, पॉवर्टी मतलब गरीब होता है, गरीब बना रहे हैं, ठीक, इसको याद रखना। और ये जो तीसरा ऑप्शन था द सोशल कॉन्फ्रेंस वाला, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना की थी एमजी रनाडे ने, एमजी रनाडे ने। ये भी काफी फेमस पर्सनालिटी है, इनका नाम भी आपको याद रखना है, एमजी रनाडे, ठीक है, और उनके साथ थे रघुनाथ राव। तो एमजी रनाडे नाम याद रख लेना, काम चल जाएगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। अभी तने कांग्रेस के बारे में फैक्ट पढ़ दिया फिर भी कम है,
देखो नया आ गया, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, पहला अंग्रेज प्रेसिडेंट कौन था, पहला पारसी प्रेसिडेंट कौन था, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट लेडी कौन हुई थी अध्यक्ष, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते जाएंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा तैयब जी, बदिरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट देख लो। फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ था 85 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। दूसरा जो सत्र हुआ था वो कलकत्ता में 86 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और ये प्रथम प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। पारसी जो दादा भाई नौरोजी क्या है, पारसी थे, ठीक है। फिर तीसरा सत्र 87 में हुआ मद्रास में, इसके अध्यक्ष थे वही तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। फोर्थ वाला हुआ था 88 में इलाहाबाद में, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, और ये फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है, जॉर्ज यूले, और ये फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। इसको इस तरह से याद रख लो। जो दूसरा वाला था वो फर्स्ट पारसी अध्यक्ष थे, तीसरे वाले में फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे, चौथे वाले में फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। इसको याद रखे रहिए रखना। और उसी प्रकार इसी क्रम में 88 के बाद और भी सेशन हुए, लेकिन 1896 में 96 वाले में ये कलकत्ता में इसका सेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी थे। और इसी सेशन में फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम, ओके, फर्स्ट टाइम गाया गया था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं है, ठीक है, टैगोर द्वारा नहीं है, याद रखना। फिर 1906 में कलकत्ता में सेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और इसी सेशन में 4 प्रस्ताव पारित किया गया था। वो 4 प्रस्ताव एग्जाम में आता है, स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। याद रखना ये 4 प्रस्ताव को कौन से सेशन में पारित किया गया था, कलकत्ता सेशन 1906, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और वो 4 जो प्रस्ताव है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्यों किया गया था, क्योंकि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के विरोध में ये 4 प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। स्वराज मतलब हमारी खुद की सरकार, बहिष्कार हम बहिष्कार करेंगे विदेशी सामानों का, स्वदेशी स्वदेशी सामानों का यूज करेंगे, और राष्ट्रीय शिक्षा हम अपने खुद के लिए स्कूल ओपन करेंगे और अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को एजुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना 4 प्रस्ताव। 1907 का सेशन आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, और ये ही एक फर्स्ट इसी टाइम में, मतलब फर्स्ट टाइम था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, फर्स्ट स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हुआ था, प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई हो रहा था, और इसी चक्कर में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरमपंथी अलग हो गए थे, गरमपंथी अलग हो गए थे। बेसिकली गरमपंथियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था इस सेशन में, ठीक है। ऐसा था कि नरमपंथी चाहते थे कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, और गरमपंथी चाहते थे लाला लाजपत राय, या फिर उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, तिलक। गरमपंथी या तो लाला लाजपत राय या तो तिलक को अध्यक्ष बनाओ, लेकिन अंततः बनते हैं रास बिहारी घोष। और घोस्ट के आने से, ये ऐसा ट्रिक है याद रखना, वो घोस्ट नहीं थे, घोस्ट घोस्ट के आने से कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। ये ट्रिक है, बस इसको एज अ ट्रिक ही याद रखना, मैंने ऐसे ही याद के रखा है कि घोष एक बोस भी है, रास बिहारी बोस भी है, तो रास बिहारी बोस का कोई संबंध नहीं है 1907 के सूरत विभाजन से। किसका संबंध है, रास बिहारी घोष, याद रखना। 1916 में फिर लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे मजूमदार, और यहां पर जो विभाजन हुआ था ना 1907 में, सूरत स्प्लिट हुआ था, वो विभाजन वापस में एक हो गए, मतलब 9 साल बाद 7 में विभाजन हुआ था, 1907 में जो विभाजन हुआ था वो 9 सालों बाद 1916 में फिर वापस में एक हो गए। मतलब नरम दल और गरम दल आपस में एक कब हुए, तो 1916 में एक हुए, 1907 में अलग हुए थे, 1916 में आपस में फिर से मिल गए नरम और गरम दल, और इसके अध्यक्ष कौन थे सेशन के, मजूमदार। और 1916 में ये नरम दलों और गरम दलों को एक करने में जो अहम भूमिका निभाई थी वो थी एनी बेसेंट, और एक नाम आपको और याद रखना है, तिलक, ठीक है। इतने फैक्ट याद रखना। और
1916 के सेशन में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था। ये पैक्ट किनके मध्य हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में। तो 1916 का सेशन दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, नरम और गरम दल एक हो गए, और दूसरा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी के बीच भी एक पैक्ट हुआ, मतलब एक समझौता हुआ। ओके। 1924 का अगला सेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए 1916 से 1924 के बीच में भी लगातार सेशन हुए, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। 1924 का सेशन बेलग्राम का है, बेलग्राम में हुआ था। इसका बेलग्राम का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष थे हमारे महात्मा गांधी, और ये एक बार ही सेशन के अध्यक्ष हुए थे, मात्र एक बार ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुए थे। वो कौन सा सेशन था? 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल 100 तक जाना है, 100 क्वेश्चन। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे? इनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की खुद की एक संस्था थी, उस संस्था में वो उस समय एंगेज थे, इसलिए 1885 के सेशन में वो उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन 1986 से वो क्या हो जाते हैं? कांग्रेस के एक बड़े लीडर के रूप में उभरेंगे 1986 से। 1985 के सेशन में वो भले उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, तो ये है एमजी रनाडे। इनका नाम याद रखना, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में किसने स्थापना की थी? लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी सोसाइटी भी बोलते हैं इसको। तो इसके संस्थापक है द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 100 तक जाना है साथियों। ठीक है, 100 तक जाना है, साथ में बने रहना, एंड तक वीडियो देखना, बहुत काम का सेशन है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? 1905 में क्या कर दिया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल का विभाजन जिसने उग्र राष्ट्रीयता को क्या किया? जन्म दिया। ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो इनका नाम याद रखना, हरदयाल। गदर पार्टी के प्रमुख नेता जो थे, हरदयाल। अगला क्वेश्चन है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? किसका स्टेटमेंट था? तो ये मेरे फेवरेट बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। याद रखना इनका नाम, बाल गंगाधर तिलक, और ये उनका स्टेटमेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, ये 1909 में प्रस्तुत किया गया था। ओके, 1909 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जस्ट बंगाल विभाजन के उपरांत। बंगाल को विभाजित करने के पीछे रीजन ही यही था कि बंगाल उस समय बहुत ही बड़ा एक्टिव क्षेत्र था, तो उसको हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में डिवाइड कर दो। इस प्रकार से बड़ा सा बंगाल था, इसको इस प्रकार से डिवाइड कर दो। इधर वाला पूर्वी बंगाल हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया जो हिंदू बाहुल्य था, और इधर वाला जो है वो क्या था? मुस्लिम बाहुल्य था। ठीक है, पूर्वी बंगाल। तो यहां पर 1906 में ढाका में बनेगा मुस्लिम लीग। ठीक है, 1906 में, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट है, इनका नाम तो आपको याद रखना है। होम रूल लीग, होम रूल लीग दो लीडर द्वारा 1916 में एक साथ चालू किया गया था, लेकिन उनके जो क्षेत्र थे अलग अलग थे। 1916 में दो लीडर द्वारा, एक थे तिलक और दूसरी थी एनी बेसेंट। तिलक ने दो न्यूज़पेपर निकाले। पहला न्यूज़पेपर है मराठा, जो कि इंग्लिश में था, याद रखना। और दूसरा जो उनका न्यूज़पेपर है, वो है केसरी, जो कि मराठी में था, ये याद रखना। ठीक है, दो होम रूल लीग आप पढ़ोगे, होम रूल मूवमेंट पढ़ोगे, एक तिलक द्वारा, दूसरा एनी बेसेंट द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? अभी मैंने आपको बताया है कौन सी थी, केसरी, जो कि कौन सी लैंग्वेज में थी? मराठी लैंग्वेज में।
ठीक है, याद रखना इसको आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में एनी बेसेंट का नाम आपको याद रखना है। मद्रास में इनका मुख्यालय था, अडियार में, एनी बेसेंट का। चलिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ये रिपीट हो गया है, इसका आंसर कमेंट करके बता देना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर ए पंजाब किसका उपनाम था? शेर ए पंजाब, पंजाब के शेर, तो उनका नाम है लाला लाजपत राय, जो कि गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल आपने सुना होगा, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और इनके साथ एक नाम आपको और याद रखना है, वो है अरविंदो घोष। अरबिंदो घोष, अरबिंदो घोष। ठीक है, ये भी गरम दल के नेता थे, बंगाल से। चलिए आगे बढ़े। अनुशीलन समिति से संबंध है, अनुशीलन समिति किसने बनाई? ये भी गरम दल वाली समिति है। ठीक है, अनुशीलन समिति, तो इसके जो नेता है वो है वीडी सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, इनका नाम याद रखना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो ये जो श्रेय दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, जिन्होंने कहा था ना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक का ही स्टेटमेंट है, और उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव क्या किया था? आरंभ किया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो जो स्वदेशी आंदोलन है ना 1905 में, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन को शुरू किया गया था। ये सबको याद रखना है। आगे देखो, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इनका नाम आपको याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इन्होंने इसका विद्रोह क्या किया? विद्रोह किया। अनुशीलन समिति का संबंध है, थोड़ा पहले मैंने बताया था, वीडी सावरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अक्टूबर 1905 याद रखना डेट। निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? इनमें से कौन से जो नेता है वो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था, लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, और इनके साथ आपको याद रखना है अरबिंदो घोष का नाम भी। ठीक, चलिए बाकी जो दिख रहे हैं आपको, दादा भाई नरोजी, जी के गोखले, एस एन बनर्जी, ये सब क्या है? नरम दल के नेता थे। अब मुझे आप यहीं पर कमेंट करके बताओ कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था और क्या रीजन था? मैं चेक तो करूं आपको याद है कि नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। अब कमेंट करके बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो थे दादा भाई नरौजी, इनका नाम याद रखना है, दादा भाई नरौजी। आगे बढ़ते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ठीक है, तो ऐसा याद रखना आप लोग, जो आज का बिहार है, उड़ीसा है और बंगाल है, और असम का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश, ये पूरा मिला के 1905 से पहले एक बंगाल प्रांत था। याद रखना, एक बंगाल प्रांत। इसमें क्या क्या थे? बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल पूरा हो जाएगा, पूर्वी बंगाल जिसको अपन बोलते हैं बांग्लादेश, और ये असम का सिलहट वाला हिस्सा, ये सब मिला के बंगाल था। सोचो बंगाल कितना बड़ा था। तो जब बंगाल का विभाजन 1911 में वापस लिया गया, ठीक है, 1911 में बंगाल के विभाजन का वापस लेने का घोषणा हुआ, तभी उस समय ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। तो ठीक है, तो 1912 वो डेट था जब ये अलग हुआ, घोषणा 1911 में हुआ था। ठीक, और इसी समय ही भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता, उसको दिल्ली ले जाने की घोषणा की गई 1911 में ही, और 1912 में जो राजधानी है वो अलग हो गया। ठीक है, मतलब कलकत्ता से ट्रांसफर हो गया कहां? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम?
ठीक है, तो जो वंदे मातरम है एक्चुअल में वो बंदे मातरम था, बंदे, क्योंकि बंगाली लोग बंदे बोलते थे, बंदे मातरम। ठीक है, तो किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम या वंदे मातरम? तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाली जाने वाली दो अखबारें कौन थी? ठीक है, तो वो दो अखबारें कौन थी? एक थी कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया। ये याद रखना, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये उन्होंने होम रूल लीग के दौरान, होम रूल लीग के दौरान ये दो न्यूज़पेपर को क्या की थी? वो निकाली थी। और इसी समय तिलक ने भी 1916 में ही अपने होम रूल लीग के प्रचार के लिए दो न्यूज़पेपर निकाले थे। एक था मराठा जो इंग्लिश में थी, और एक थी केसरी जो कि किसमें थी? मराठी में थी। ठीक है, ये याद रखना। 1915-16 में जो दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, वो उसके लीडर कौन थे? 1915-16 में मैंने अभी बताया, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं आपका कमेंट का। कमेंट करिए कि 1915-16 में जो दो होम रूल लीग स्टार्ट किए गए थे, उसके लीडर कौन थे, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलक और एनी बेसेंट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब आपको बताना है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? पहले पढ़े थे 1906 में। ठीक है, बंगाल विभाजन के दौरान पूर्वी बंगाल में के ढाका में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां, इनका नाम याद रखना, आगा खां। ठीक है, आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना मेरे जो फेवरेट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा इस गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इसका आपको नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की कब अध्यक्ष निर्वाचित हुई? ठीक है, कब वो अध्यक्ष निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट क्या थी? अध्यक्ष थी। अब एग्जाम में प्रश्न बने कि कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको नाम रखना है एनी बेसेंट का नाम। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन बने कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, याद रखना ये नाम भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएगी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है, इनका नाम याद रखना क्योंकि ये भारतीय है, तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष बोले तो सरोजनी नायडू। लेकिन अगर पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया। ठीक है, 1911 में रद्द किया, और इसी समय ये घोषणा की कि भारत का जो राजधानी या कैपिटल है वो कलकत्ता से ट्रांसफर हो जाएगा दिल्ली। कलकत्ता से ट्रांसफर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, 1911 में घोषणा की गई, लेकिन ये ट्रांसफर कब हुआ? 1912 में। ये भी प्रश्न बनता है, घोषणा कब हुई? 1911 में। ट्रांसफर कब हुआ? 1912 में। दो या डेट याद रख लेना, 1911 में घोषणा, 1912 में ट्रांसफर। सिमिलरली बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वें क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हैं। अभी 50 क्वेश्चन और भी करने हैं, मतलब टोटल 100 तक पहुंचना है अपने को। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो वो है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो ये जो तीन लीडर थे, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी की सजा मिली थी। ठीक है, ये याद रखना आप, काकोरी षड्यंत्र कांड। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध जिसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। मतलब इन्होंने अपनी खुद की स्वतंत्र सरकार स्थापना की थी। तो ये इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे राजा महेंद्र प्रताप, और ये कहां पर? तो ये अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान में इन्होंने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, अपनी सरकार बनाई थी
स्वतंत्र रूप से, जिसके प्रेसिडेंट थे महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप, और ये अफगानिस्तान में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पर अगर पहली महिला अध्यक्ष बोला जाए, पहली महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बोला जाए, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू। ये पहली फर्स्ट, यहां लिख दे रहा हूं, फर्स्ट इंडियन विमन प्रेसिडेंट। ठीक है, और अगर फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बोला जाए तो एनी बेसेंट, नाम याद रखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर वैसे गलत है, ये ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, याद रखना, ऑप्शन सी, ए नहीं है, ए नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पहली महिला अध्यक्ष की बात की गई है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात नहीं की गई है, क्योंकि एनी बेसेंट फॉरेनर थे। ठीक है, विदेशी महिला थी। चलिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयोग की थी? तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पर किया है? सत्याग्रह का पहला प्रयोग, तो ये उन्होंने किया था चंपारण में। ठीक है, बिहार के चंपारण में किसानों के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्होंने, और यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था। ठीक है, चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को 1920 से जो चालू हुआ था, 22 में क्यों निलंबित किया गया? क्या कारण था असहयोग आंदोलन के निलंबन का, जो कि 1922 में? ठीक है, तो इसका सही आंसर है चौरी चौरा में एक हिंसक घटना घट गई। उस समय क्या हुआ, आप पुलिसों और जो भारतीय थे उनके बीच क्या हो गया, एक हिंसक घटना हो गई, जिसके कारण वहां के जो लीडर थे, भारतीय जो नेता थे, उन्होंने पुलिस थाना को आग लगा दिया। तो आग लगाने से करीब 20-22 पुलिस वाले जल के मर गए थे। तो इससे महात्मा गांधी क्षुब्ध हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो ये याद रखना, चौरी चौरा के कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 50वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर के करीब में। अमृतसर के पास में एक बाग था, जलियांवाला बाग। ये हुआ था 13 अप्रैल, डेट याद रख लेना साथियों, 13 अप्रैल 1999, सॉरी 1919 को ये हुआ था जलियांवाला बाग। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में। अब 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 51 क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 100 तक जाना है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो पेशेंस के साथ वीडियो को एंड तक देखना है आपको। ठीक है, चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु माना है? मतलब गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन है, ये प्रश्न है। तो ये इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जी के गोखले के नाम से जाने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के क्या थे? गुरु हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मतलब मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पहले ये जान ले कि मराठा साम्राज्य के पहले संस्थापक कौन है। तो पहले संस्थापक है शिवाजी। मराठा साम्राज्य के पहले संस्थापक कौन है? शिवाजी। और दूसरे संस्थापक के रूप में जाना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। ये नाम याद रखना है आपको, बालाजी विश्वनाथ, जो कि प्रथम पेशवा भी थे। ठीक है, ये प्रथम पेशवा भी थे, और इनको सेकंड फाउंडर के रूप में जाना जाता है मराठा साम्राज्य के। आपको याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथम प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, किसने की थी? तो ये जो प्रथा है ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम से है, मतलब टैक्स या कर। ठीक है, जमींदारियों से कर या किसानों से किस प्रकार कर लेना है, कितना कर लेना है, ये जो व्यवस्था है ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो क्या केवल रैयतवाड़ी वो व्यवस्था है जिसके तहत अंग्रेज कर वसूल करते थे? तो नहीं, इसके अलावा बहुत सारे व्यवस्था थी, लेकिन हमको 3 व्यवस्था के बारे में पढ़नी है। पहला है रैयतवाड़ी व्यवस्था, दूसरा हो गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, और तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था। इन 3 व्यवस्था को अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, नाम याद रखना, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड,
के द्वारा मद्रास में लागू किया गया था। ठीक है, मद्रास में लागू किया गया था। मद्रास के अलावा, ये मद्रास के अलावा बंबई और असम के कुछ भागों में भी लागू की गई थी। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लागू की गई थी। ठीक है, 51% भूमि पर ये लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद है स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, या इसे जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। इसको लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। कहां कहां लागू किया गया था? तो जो बचे, हमने देखा कि मद्रास, बंबई, असम में तो रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रही है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, क्या क्या बोला मैंने? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में कौन सी व्यवस्था को लागू की गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त। इसके जन्मदाता या इसको किसने लागू की गई थी, लागू किया गया था किनके द्वारा? तो वो है कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था। फिर अगला जो व्यवस्था है महालवाड़ी। महालवाड़ी को होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1833 में लागू किया गया। तो ये कहां कहां लागू किया गया? तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत, जो भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा वाला क्षेत्र है, वो वहां पर आगरा के कुछ क्षेत्र में, मध्य प्रांत वाले क्षेत्र में और गंगा घाटी के क्षेत्रों में तथा पंजाब में, इन क्षेत्रों पे महालवाड़ी को लागू किया गया था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 53 है, उसका क्वेश्चन क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां पर लागू किया गया है? तो सॉरी, कहां पर नहीं, किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें याद रहेगी कुछ टाइम तक। इसको बार बार देखना है वीडियो, और जो इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है लिखने लायक, स्क्रीनशॉट लेने लायक, तो स्क्रीनशॉट लो, लिखो, याद करो, आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मराठों और अफगानों के बीच हुए तृतीय पानीपत युद्ध के समय मराठों का पेशवा कौन था? ठीक है, पानीपत के 3 लड़ाई लड़े हैं। ठीक है, पानीपत के मैदान में कुल 3 प्रकंपी लड़ाइयां लड़ी गई है। ये तीनों ही युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं, और 3 पानीपत के युद्ध में जो 2 है वो तो मध्यकालीन के इतिहास में लड़ा गया था, और जो तीसरा था वो आधुनिक भारत के इतिहास में लड़ा गया था। हम तीनों पानीपत के युद्ध को देखेंगे। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में, दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में, और तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में लड़ा गया था। प्रथम पानीपत का युद्ध का डेट है 21 अप्रैल 1526, और ये युद्ध हुआ था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के मध्य। याद रखना, बाबर कौन है? मुगल एम्पायर के संस्थापक है भारत में। ठीक है, उनका नाम याद रखना है आपको, बाबर। बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ये तो आपको याद ही होगा। तो बाबर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जीते और लोदी की हार हुई, और उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, सेकंड पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। अकबर और हेमू के मध्य। तो उस समय अकबर के सेनापति थे बैरम खां। ठीक है, अकबर के सेनापति थे बैरम खां। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। हेमू और अकबर के मध्य हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में। और जो तीसरा युद्ध है वो मुगल बोल रहा हूं, मराठा और अफगानों के मध्य हुआ था। ठीक, तो उस समय जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव थे। कौन थे? बालाजी बाजीराव। ठीक, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1761 वाला पानीपत का तीसरी जो लड़ाई है, पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव ने अपने पुत्र विश्वास राव भाऊ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना संगठित की और अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करने भेजा। लेकिन वास्तविक सेनापति कौन थे? सदाशिव राव भाऊ को बनाया। युद्ध में मराठे पराजित हुए, और जीता कौन? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसको याद रखना। जो थर्ड बैटल हुआ था पानीपत का, वो उस समय पेशवा कौन थे? मराठों के। तो याद रखना है बालाजी बाजीराव, आपको नाम याद रखना है। ठीक, ये 3 पानीपत युद्ध हुए हैं, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता करके संबोधित किसने किया? राष्ट्रपिता जो हम बोलते हैं ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो राष्ट्रपिता जो पदवी है या ये जो उपाधि है ये किसने दिया सर्वप्रथम? तो उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा। अगर क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अभी देखो यहां पर आपको दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा, ठीक, और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले दी थी। ठीक है, तो ये दो फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लो, किस वर्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1920 में। कहां हुई थी? बंबई में, लाला लाजपत राय के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। डेट देख लो, AITUC का गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को, बंबई में स्थापित किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। और उस समय ये जो लाला लाजपत राय है ना, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे। तो अपन कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से, ठीक है, AITUC का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की नामक पुस्तक लिखी गई। इन्हें ही, राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इनकी दो संगठन के बारे में आपको याद रखना है, एक ब्रह्मा समाज और एक आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की ये संस्थापक भी हैं, ये उनकी सभा थी, संस्था थी। तो ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन राय। आपको याद रखना है 1828 में। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? ठीक है, तो टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, अंग्रेजों और मैसूर के राजा के मध्य। ठीक है, तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ। याद रखना आपको, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें हैदर अली विजेता थे और अंग्रेज हारे थे। ठीक, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1700, यहाँ पर एक ये पिक्चर देख लो आप लोग। जो फर्स्ट वॉर है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1767 से 69 तक हुआ था, जिसमें हैदर अली जीते थे। ठीक, और यहां पर एक संधि हुई थी। एक संधि आपको याद रखना है, 3 संधि। मद्रास की संधि पहले युद्ध के बाद, मैंगलोर की संधि दूसरे युद्ध के बाद, तीसरे युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा युद्ध तो अंतिम था जिसमें अंग्रेज जीते थे और टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक, फर्स्ट वॉर जो है हैदर ने जीता, ये संधि हुई। सेकंड वॉर जो है वो ड्रॉ रहा था, मतलब कोई जीता कोई हारा नहीं। ठीक, और यहां पर हैदर की मृत्यु भी हो गई थी था। और यहां पर जो संधि हुआ था वो कौन है? मैंगलोर की संधि। मैंगलोर याद रखना, पहला मद्रास की संधि, दूसरा मैंगलोर की संधि, तीसरा रंगपट्टनम की संधि। सेकंड युद्ध के बाद तीसरा युद्ध हुआ 1892 के मध्य। ठीक है, यहां पर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और टीपू थे। ठीक, तो टीपू की हार हुई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस जीते थे। फोर्थ जो तो अंतिम था। ठीक, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जनक थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जनक है, उनका नाम है कोलबर्ट। ये नाम आपको याद रखना है, कोलबर्ट। आगे बढ़ते हैं 60वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप दिया? जन स्वरूप मतलब आम जनों में फेमस कर दिया कांग्रेस को, INC को फेमस आम लोगों के बीच में किसने किया? जब INC 1885 में सेटअप हुआ था ना, तब इसमें केवल पढ़े लिखे अमीर लोग ही इस सेशन में भाग लेते थे। कभी 70 लोग गए, कभी 200 लोग गए, कभी 400 लोग गए, केवल पढ़े लिखे और अमीर लोग जाते थे। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी की एंट्री हुई, उन्होंने INC को आम लोगों के बीच फेमस किया। महात्मा गांधी के आने के बाद INC के सेशन में इतनी भीड़ होती थी कि इसे खुले मैदान में
इसका आयोजन किया जाता था, और वो भी सब लोगों को एंट्री नहीं मिल पाती थी क्योंकि इतना जगह नहीं होता था उस मैदान में। ठीक है, उस मैदान में 1000, 2000, 3000 से ज्यादा लोग बैठते थे। ठीक, तो जन स्वरूप किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। इनका नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया कर दिया। एक सेकेंड। ठीक है, ये किस वर्ष समाप्त हुआ? तो मैंने बताया आपको 1911 में समाप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ये आपको याद रखना है। 1938 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा 1938 में इसकी स्थापना बंगाल में की थी। ठीक है, जमींदारी संघ। अगला क्वेश्चन है, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया, तो उस समय मुगल साम्राज्य के शासक कौन थे? जब नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया 1739 में, तो उस समय मुगल साम्राज्य के शासक या राजा कौन थे? तो वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, जिसको करनाल का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 24 फरवरी 1739 में हुआ था। करनाल का युद्ध। करनाल कहां पर है? हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा के करनाल में ये युद्ध हुआ था, और जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला की पराजय हुई थी। नादिर शाह विजेता थे। नादिर शाह विजेता थे। उन्होंने दिल्ली में खुलेआम लूट मचाई थी। खुलेआम लूट। ऐसा माना जाता है कि उस समय 4 से 5 करोड़ रुपए वो कैश और ज्वेलरी के फॉर्म में लूटे थे। इसके अलावा भी वो बहुत कुछ लूट लिए थे। ठीक, और आपको याद रखना है कि कोहिनूर हीरा और शाहजहां का जो तख्ते ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन, जिसपे राजा बैठते थे, शाहजहां जो बैठते थे, उसको भी वो क्या के लूट के ले गए थे। ठीक है, कोहिनूर हीरा को नादिर शाह कब लूटे थे? करनाल के युद्ध के दौरान 1739 में लूटे थे। ठीक, तो ये 2-3 फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो अरबिंदो घोष ने प्रारंभ किया। याद रखना, अरबिंदो घोष ने वंदे मातरम नामक समाचार पत्र को क्या किया? प्रारंभ किया। साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जांच के लिए इसे नियुक्त की गई थी। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पारित हुआ था, तो उस समय एक ऐसा प्रावधान किया गया था कि इसके 10 साल बाद हम इसको जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार उसी क्रम में ही 1928 में एक समिति को क्या किया गया? बनाया गया, जिसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसको हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। ये 7 सदस्य की एक समिति थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। इसी वजह से ये इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ गया। ठीक, तो ये 1928 में 1928 में ये कहां पहुंची? भारत पहुंची। ठीक है, याद रखना है। क्रांतिकारियों ने एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। इसके लीडर कौन थे? तो आपको कमेंट करके ये बताना है। ये कमेंट करिए। मैंने पहले भी बता चुका हूं, ऑलरेडी बता दिया है मैंने। अब आप लोग कमेंट करके बताओ इसके लीडर कौन है। ठीक है, अभिनव भारत काफी फेमस है, वो जो ये संस्था है बहुत ही फेमस है, इसलिए इसको कमेंट करके आपको बताना है। भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो यहीं पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट इंडियन आईसीएस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस के प्रथम जो चयन हुआ था वो कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। मैंने हिंट भी दिया था, शादी में जरूर आना एक मूवी है, वहां से मैंने हिंट दिया था। अब मुझे कमेंट करके आप बताइए। तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको क्या किया? अच्छे से इसके ढांचा में परिवर्तन कर शुरुआत किया। ठीक, छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था? अभी हम लोग पढ़े थे छत्रपति शिवाजी के बारे में, एक फैक्ट पढ़े थे ऊपर के क्वेश्चन में कि ये मराठा साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक है, और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ये आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? ये मैंने बताया है आपको। अब मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि दिल्ली से पहले जो राजधानी कौन थी?
चलिए मैं बता देता हूं, इसका आंसर है कलकत्ता। राजधानी ट्रांसफर कब हुई? 1912 में। 1912 में कलकत्ता से इसकी राजधानी ट्रांसफर की गई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। अगर पूछा जाए घोषणा कब हुआ था, राजधानी ट्रांसफर की घोषणा कब किया गया है, तो घोषणा किया गया था 1911 में। 1911 में घोषणा किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की गई थी। और लेकिन ट्रांसफर कब किया गया? 1912 में। अब ट्रांसफर करने में एक आध साल तो समय लगेगा ना, तो कुछ समय बाद इसका ट्रांसफर भी कर दिया गया। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। महात्मा कब जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा जोड़ा। ठीक है, याद रखना। और राष्ट्रपिता नाम किसने जोड़ा? तो राष्ट्रपिता नाम जोड़ा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 71st क्वेश्चन की तरफ। 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो ये महात्मा गांधी को चुना गया था। और ये खिलाफत मूवमेंट के को स्थापित किसने किया? तो अली बंधु, आपको याद रखना है। शौकत अली और एक और अली, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो आपको दो नाम याद रखना है, अली बंधु ने खिलाफत सम्मेलन, खिलाफत जो मूवमेंट है उसको क्या किया था? स्टार्ट किया था। और 1919 में इसका जो सम्मेलन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। और इसी मंच से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि बांधी। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में से किस एक के साथ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ एक और आंदोलन हुआ था, वो कौन है? या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ दांडी मार्च से। गांधी जी के दांडी मार्च से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ 1930 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? जो कर्नाटक युद्ध है ना, टोटल 4 या 3 हुए थे। ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीस आपस में लड़ रहे थे। एंड में अंतिम रूप से अंग्रेज क्या हुए? जीते। अंग्रेज अंतिम रूप से जीते और फ्रांसीस इसलिए इंडिया छोड़ के भाग गए। और जहां पर भी थे, इंडिया में अगर थे तो थोड़े से एरिया में अपने वो व्यापार करते थे। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन तो 1947 में समाप्त हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ था, तब इसका शासन समाप्त हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है, कंपनी का शासन तो पहले ही समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था 1858 में। ठीक है, 1757 की जो क्रांति हुई ना, 1757 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें उखाड़ के फेंक दी। ठीक है, तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया 1758 से। ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। मैं ये 85 लिख रहा हूं, ये 58 होगा। एक सेकेंड। आप लोग वीडियो एंड तक देखना। मैं भी थक चुका हूं, मुझे पता है आप भी थक चुके होंगे। सुन सुन के, मैं बोल बोल के थक चुका हूं, आप लोग सुन सुन के थक गए होंगे। लेकिन वीडियो एंड तक देखना, बहुत काम का सेशन होने वाला है। काम का सेशन होगा। 1858 में ये क्या किया गया? कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटेन की जो महारानी है, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब ब्रिटेन के क्राउन का यहां शासन होगा। क्राउन का मतलब जो ब्रिटेन की महारानी है, राजा है, उनका डायरेक्ट रूल होगा। अब डायरेक्ट रूल। ठीक है, डायरेक्ट रूल। 1857 तक गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अब गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर वायसराय, ठीक है, वायसराय का पद बनाया गया और ये भारत के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, वायसराय 1858 में। ठीक, याद रखना इसको। फिर ये 1858 से जब चालू हुआ तो कब तक चलेगा? 1947 तक। 15 अगस्त को भारत आजाद होगा, तब तक वायसराय थे। गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया था? तो वो है पुर्तगाल। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
ठीक है, तो फर्स्ट सेशन के फर्स्ट अध्यक्ष कौन है ये पूछा जा रहा है, कई बार बताया जा चुका है आपको, विमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि 1787 में उन्होंने पादशाह, पादशाह को ही क्या बोलते हैं, बादशाह, पादशाह की उपाधि धारण की। ओके, 1787 में, 1787 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर थे? पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है, तो इनका नाम हो जाएगा अल्फांसो दा अल्बुकर्क। अब इसके थोड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो देख लो आप लोग। ये हो गया पोर्चुगीज के जो फेमस गवर्नर हुए। तो पहले जो गवर्नर थे वो है अल्मीड़ा, पहले जो गवर्नर थे वो कौन है, अल्मीड़ा। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर थे, पहले पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर थे। और इनकी जो एक नीति थी वो है ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। ये आपको याद रखना है, शांत जल की नीति, ये अल्मीड़ा की नीति थी, शांत जल की नीति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ये याद रखना है किसकी नीति थी, तो फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ये इनकी नीति थी। जो सेकंड नंबर के जो गवर्नर हुए उनका नाम है अल्बुकर्क। क्या नाम है, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क, ये इनका नाम है। ठीक है, ये सेकंड गवर्नर हुए। ठीक है, और ये फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, मतलब ये वास्तविक रूप से पुर्तगालियों की जो पावर है, ताकत है, उनको ये प्रदर्शित किए भारत में। ठीक है, इन्होंने बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया। ठीक है, गोवा, गोवा, ठीक है, गोवा को इन्होंने किससे छीन लिया, बीजापुर के शासक से 1510 में छीन लिया इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने जो सती प्रथा है इसको भी बैन लगा दिया। याद रखना, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं बताते चल रहा हूं। और अभी हम लोग देखे ना कि गोवा 1510 में, ऊपर एक क्वेश्चन किए थे, गोवा कब स्वतंत्र हुआ, ऐसा क्वेश्चन किए थे ना ऊपर में, ये रहा 1510 में। ठीक है, ये वही क्वेश्चन था, पुर्तगालियों ने जो बीजापुर के जो शासक थे उससे 1510 में पुर्तगाल गोवा को छीना गया था। ठीक है, ये वही था। वापस आते हैं। ठीक है, तो ये गोवा को छीना था अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक से। फिर जो अगले जो गवर्नर हुए, ये थर्ड नहीं थे, शायद फोर्थ फिफ्थ रहे होंगे, नीनो दी कुन्हा जो अगले थे, इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, पुर्तगालियों की जो राजधानी थी गोवा कब बनी, ये इनके शासनकाल में बनी। ठीक है, तो देखो लिखा है मेड गोवा पोर्चुगीज कैपिटल बाय रिप्लेसिंग कोचीन इन 1530। तो 1530 में कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया, तो नीनो दी कुन्हा ने बनाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएचयू के संस्थापक कौन है? बीएचयू सुने होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके संस्थापक कौन है? तो एमएमएम, मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम। ठीक है, इसके संस्थापक हैं। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे, उन्होंने 13 अप्रैल 1699 को क्या रखी थी? खालसा पंथ की नींव रखी थी। ये आपको याद रखना है। और 13 अप्रैल एक और डेट के लिए फेमस है, याद रखो, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल के दिन एक चीज और भी हुआ था, 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग, ऊपर पढ़े थे आप लोग। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 81 की तरफ पहुंच चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो मैडम ब्लैवत्स्की और ऑलकॉट, इन दो नाम आपको याद रखना है, मैडम ब्लैवत्स्की और ऑलकॉट। ठीक है, इन्होंने कहाँ रखी थी? यूएस में, अमेरिका में। ठीक, और इस संस्था से जुड़ेगी एनी बेसेंट। ठीक, और इन्होंने इस संस्था को, थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में फेमस करेंगी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट संस्थापक नहीं है, याद रखना, एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में रहता है एनी बेसेंट भी रहता है, और मैडम जो ब्लावत्स्की है, ब्लावत्स्की और ऑलकॉट, ये दो ऑप्शन में रहे, और एनी बेसेंट भी है, तो आपको मैडम
ब्लावत्स्की को ही मारना है, ठीक है। अगर मैडम ब्लावत्स्की और अल्कॉट ऑप्शन में नहीं है और एनी बेसेंट दिख रहा है, तब के केस में आपको एनी बेसेंट लेना है, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से इसके संस्थापक देखें, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक देखें, तो वो कौन है? मैडम ब्लावत्स्की और अल्कॉट, कर्नल एल्कॉट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कमेंट करके बता दो यारो। इसका प्रथम विभाजन हुआ था सूरत में, सूरत अधिवेशन जिसको बोलते हैं। उस समय इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। मैंने आपको बोला था घोष्ट से याद रखना। 1907 में हुआ था प्रथम विभाजन, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। तो अब लोग एक क्वेश्चन का आंसर बता दो, तो किस वर्ष नरम और गरम दल एक हो गए थे? तो ये तो बता दो कमेंट करके, कम से कम ये बता दो। उसके अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1916 में और इसके अध्यक्ष थे मजूमदार। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मार डाला? ठीक है, तो एक मूवी आई थी उधम सिंह, आप लोग शायद देखे हो कि नहीं देखे हो मुझे नहीं पता। अगर उधम सिंह देखे होते तो जनरल ओ डायर को इसने गोली मार के हत्या कर दिए थे, है ना। और फिर बाद में इनको फांसी की सजा भी हो गई थी। चलिए आगे बढ़े। चौरा कांग्रेस के प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को निश्चित की थी? कांग्रेस ने फर्स्ट मतलब अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए कौन सी तिथि? तो वो डेट था 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे। देखो, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे? तो जयप्रकाश नारायण का जो संबंध था वो है कांग्रेस के समाजवादी दल, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से इनका संबंध था। आगे देखते बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन, ठीक है, ये वही है जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। राष्ट्रपिता के नाम से क्या किया था? संबोधित किया था। अब मुझे आप बता दो आंसर आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। चलिए आगे बढ़े। वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र किसने जारी किया? वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की आवाज, हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन कर दे तो भारत की आवाज या वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र। तो ये थे दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया नामक क्या निकाली? पत्रिका निकाली। अगला क्वेश्चन है 1866 में दादा भाई नरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये है लंदन में। लंदन में उन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये हमारे फर्स्ट इंडियन एमपी हैं जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एमपी बने थे, ठीक है। ये भी याद रखना इनको। इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये कांग्रेस के 3 सेशन के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी, ठीक है। और एक ऊपर फैक्ट देखा, वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र भी इन्होंने जारी किया। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक तिथि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि के समय होते ही तिरंगा ध्वज फहराया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा 31 दिसंबर 1929। जो अभी देखे थे ना कि भारत ने कब फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ये क्वेश्चन देखे थे ना ऊपर में, ठीक है, यहां कहीं देखे थे, ये रहा। ये 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा क्यों की गई थी? इसी दिन, ये जो 1929 के अधिवेशन में ना, यहां पर 31 दिसंबर 1929 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि हम लोग क्या करेंगे, 26 जनवरी को 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसी दिन उन्होंने घोषणा की गई थी, ठीक है। ये देखो, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएंगे, ये उन्होंने घोषणा की थी, ठीक है। इसी कारण 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, लागू किया गया पूर्ण रूप से भारत में, 26 जनवरी 1950 में।
आगे देखो, कलकत्ता नगर की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 में जॉब चार्नॉक के द्वारा स्थापित की गई थी। याद रखना, जॉब चार्नॉक ने 1690 में कलकत्ता नगर की स्थापना की गई थी। अब कुछ क्वेश्चन ही और बचे हैं मित्रों, लास्ट तक देखना वीडियो। अब यहाँ तक बने हो, कुछ लोग ही बने होंगे, सबके सब तो नहीं बने होंगे। जो आधे बीच में भाग गए होंगे, वो सीटेट अगर निकल गया तो आगे एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एंड तक बने रहो, लास्ट तक वीडियो देखो। चलो, निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? तो मैंने आपको बताया था आपको इससे पहले कि बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, और प्लासी भी मैंने बताया था आपको, दो मैंने बताया था, प्लासी और बक्सर। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, पश्चिम बंगाल के भागीरथी जो नदी है ना, उसके पूर्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो प्लासी के युद्ध में एक और अंग्रेज के जो नेतृत्व कर रहे थे वो है रॉबर्ट क्लाइव। ये नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुए थे, सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। ठीक है, एक दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, बक्सर का युद्ध 1764 में, 1764 में। इसके लीडर थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और ये मीर कासिम के बीच ये लड़ाई हुआ था, जिसमें मीर कासिम पराजित हुए थे और विजयी हुए थे हेक्टर मुनरो। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई थी? वहां अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ है, ये कौन से युद्ध में स्थापित हो गई थी? तो ये थी बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध एक और भारत में, एक सेकेंड। ठीक है, अंग्रेज जीते थे प्लासी के युद्ध को, लेकिन वो स्टेबिलिटी के लिए थी। लेकिन जैसे ही बक्सर के युद्ध जीते ना, तो स्थिर हो गए वो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो, जो भी कहीं डाउट उठ रहा होगा या कहीं पर भी आपके मन में कहीं पर डाउट आ रहा होगा, तो वो कमेंट करके आप लोग बताना मेरे को। ठीक है, 93rd क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 1946 में कैबिनेट मिशन का सेटअप हुआ था। इसमें 3 सदस्य थे, एक थे ए बी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इस समिति में 3 सदस्य हुए थे। एक थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ये भी पूछा जाता है कि कौन क्या थे। तो जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। सैन्य सदस्य थे अलेक्जेंडर, और भारत के सचिव थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, ये 3 मेंबर थे, जिसमें ये पेंथिक लॉरेंस जो थे वो अध्यक्ष भी थे। ठीक है, लॉर्ड पेंथिक जो लॉरेंस है वो क्या थे? इस समिति के अध्यक्ष भी थे। इसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। 3 मेंबर हुए थे। 1946 को ये भारत पहुंचा। अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये बन सकता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? अलेक्जेंडर, लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। अलेक्जेंडर जो थे, ठीक है, वो सैन्य सदस्य थे। पेंथिक लॉरेंस है, वो भारत के सचिव थे। और स्टैफोर्ड क्रिप्स वो व्यापार बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, 94th का नंबर का क्वेश्चन है कि 1757 में जो प्लासी की लड़ाई लड़ी थी रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? तो ये थे सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध लड़ी गई थी। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अब यही मुझे कमेंट करके बताओ कि प्लासी का युद्ध किस डेट को लड़ा गया था और बक्सर का युद्ध किस डेट को लड़ा गया था, क्योंकि रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कमेंट करो तो पता चले मुझे। चलिए, सीटेट जितने भी टीचिंग एग्जाम है जहां पर सोशल स्टडी से क्वेश्चन आएगा, उसके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखो, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो टीपू सुल्तान जो चौथे नंबर का आंग्ल मैसूर युद्ध था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद, श्रीरंगपट्टनम का संधि तीसरे नंबर के जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। उस संधि के बाद जो चौथे नंबर का आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो है लॉर्ड वेलेजली।
और उनके मध्यम मतलब लॉर्ड वेलेजली और टीपू, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड वेलेजली। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन अगर बोला जाए कि आधिकारिक रूप से या रेगुलर रूप से, रेगुलरली जब जनगणना स्टार्ट हुआ है तो 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये दो फैक्ट्स याद रखना है आपको। अगर फर्स्ट जनगणना बोला जाए, फर्स्ट सेंसस बोला जाए, तो इसमें नाम आ जाएगा लॉर्ड मेयो का। और अगर पूछा जाए कि आधिकारिक रूप से या ऑफिशियल रूप से या रेगुलर रूप से जब जनगणना स्टार्ट हुआ तो उस समय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब और कहां पर किया गया? आजाद हिंद सरकार की स्थापना, तो आजाद हिंद फौज की सरकार कब बनी? फॉर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। का नाम को याद रखना है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की गठन के साथ, मतलब गठन नहीं, आजाद हिंद फौज की सरकार का गठन किया, जिसमें इस सरकार में वो खुद क्या थे, प्रधानमंत्री थे और युद्ध मंत्री थे। ठीक, आगे 98th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में दादा भाई नरोजी के द्वारा 1866 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले गई, मैंने आपको बताया ना, 1911 नहीं 1912 कर लेना, 1911 में तो घोषणा हुआ था, 1912 में जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय उस समय भारत के थे लॉर्ड हॉर्डिंग। इन पर बम भी फेंका गया था। ठीक है, 1912 में इन पर बम भी फेंका गया था लेकिन वो बच गए थे। ठीक, आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन है। थक तो आप भी चुके होंगे, थक मैं भी चुका हूं, लेकिन पढ़ना है साथियों, पढ़ोगे तो ही एग्जाम जाके निकलेगा यार, है ना। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट एक एग्जाम ऐसा है, अगर ये पास नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, तो आप लोग जो टीचिंग भर्ती की परीक्षा होगी टीजीटी वाले, उसको आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो सीटेट एक ऐसा एग्जाम है, बीएड के साथ आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। तो चलिए, क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर का खिताब कब वापस कर दिया गया था? तो जलियांवाला जो बाग का हत्याकांड था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस समय उन्होंने क्या कर दिया था, अपने सर का खिताब, ये खिताब होता है ना, सर नवीननाथ टैगोर, सर रविन्द्रनाथ टैगोर, तो जो सर का खिताब है या उपाधि है, उसके उन्होंने क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों की राष्ट्रगान बनी है। ठीक है, एक उनकी रचना है जन गण मन, जो भारत की राष्ट्रगान बनी, और बांग्लादेश की राष्ट्रगान बनी अमार सोनार बंगला। ठीक है, ये दो रचना है। ठीक, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आज हमने इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।